गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीईएम पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गुड्स और सर्विसेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस पोर्टल से जो प्रोक्योर की जाती हैं वो 4 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी हैं इस फिस्कल ईयर। तो ये एक तरह से हमारी यूनिक डिजिटल कैपेबिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ दिखाता है जीईएम पोर्टल की। तो जीईएम पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस, बेसिकली गवर्नमेंट का अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट है ये, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे बाइंग और सेलिंग की जा सकती है गुड्स और सर्विसेज की। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो की जाती है वो इसी पोर्टल के थ्रू की जाती है। 2016 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किया था और इसको मैंडेटरी कर दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 2017 में रूल्स बनाकर। तो एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड लेकर आना पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट देना, मिनिस्ट्रीज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मैंडेटरीली कह दिया गया कि आप इसी से ही गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करोगे इसी पोर्टल के थ्रू। एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? बायर्स के लिए एडवांटेजेस क्या हैं? गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इसमें बायर है, तो ऑफ कोर्स उनको हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वैरायटीज़ दिख जाती हैं पोर्टल पर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइस हो जाती है, पता लग जाता है कि क्या प्राइस बाकी बेच रहे हैं। प्राइस का कंपैरिजन भी कर पाते हैं वो ऑफ कोर्स। और यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड है, तो ऑफ कोर्स आसानी से जो है वो परचेज भी किया जा सकता है। सेलर्स के लिए क्या फ़ायदा है? सेलर्स को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट मिल जाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट्स हो। हर पूरे देश की हर स्टेट की जो है वो कनेक्टेड है इससे। डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। इजी एक्सेस मिल जाता है बिड्स या रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर की विमेन वर्कर्स हैं वो इस पे ऑन बोर्ड नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनके पास रिक्विजिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। जो करंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत ही लेंथी है। रजिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना और रैशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉक्यूमेंटेशन बर्डन को भी कम करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने प्राइसिंग मैंडेट भी लगाया हुआ है, मतलब बहुत सी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफिस ऑफिस ऑफरिंग्स सर्विस ऑफरिंग्स जो हैं उनको कंपलसरीली कम से कम 10% का डिस्काउंट देना पड़ता है, जिससे कि जो है सप्लायर्स को बहुत महंगा पड़ता है ये ऑफ कोर्स। तो बहुत सारी एंटरप्राइजेज जो हैं वो स्ट्रगल कर रही होती हैं, वो अपने आप को इस पे ऑन बोर्ड इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो प्रोक्योरमेंट को ज़्यादा डायनामिकली प्राइस करना चाहिए, डिमांड के हिसाब से प्राइस उसका जो है वो ताकि किया जा सके। ये जो कंपलसरी डिस्काउंट की रिस्ट्रिक्शन है इसको हटाना चाहिए। ठीक है। और लोकेशन मैचिंग का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंट लोकेशन से अगर आप समझ लो एक आप सेलर हो, आपके कई जगहों पर जो है वो आ, आप रिटेल स्टोर्स हैं, और समझ लो कि कोई दूर स्टेट की आप दिल्ली बेस्ड हो, समझ लो कोई मुंबई बेस्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ ऑर्डर किया और आप सेलर हो उस केस में, तो आप अपने मुंबई के ही जो है वो लोकेशन के जो रिटेल आपका स्टोर है वहाँ से उसको वहाँ की गवर्नमेंट को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहुँचा सको। तो अवेलेबल बिड्स जो हैं डिस्टेंट लोकेशंस की, वो लोकल वेंडर्स के द्वारा पूरी की जा सके, ये इसमें प्रोविज़न भी होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली एक सिंपोजियम जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिजिनस पीपल के राइट्स को डिस्कस करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में। और इसमें फोकस क्या रखा गया था कि कैसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है और इंडिया का फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 जो है वो ट्राइब्स को अफेक्ट करेगा। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 15th मीटिंग जो हुई थी दिसंबर 2022 में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सीओपी की, उस पे जो है ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था। एक बोल्ड पाथ देता है ये ग्लोबल हार्मनी विद नेचर के लिए बाय 2050। 23 टारगेट्स इसमें सेट किए गए 2030 के लिए, और 4 ग्लोबल टारगेट सेट किए गए 2050 के लिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके। तो जो ये जीबीएफ है या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, इसलिए ये लीगली बाइंडिंग भी नहीं है। कोई मैंडेटरी सिस्टम नहीं है इसमें। पार्टीज़ अपने आप जो है वो एफर्ट डालेंगी इसको रियलाइज़ करने के लिए। अब इसमें जो टारगेट नंबर 3 है वो बहुत फेमस है। टारगेट नंबर 3 जो है वो कहता है कि हमें एटलीस्ट 30% जो है वर्ल्ड का लैंड, वाटर और सीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करना है या कंजर्व करना है बाय द ईयर 2030। इसको हम 30 by 30 टारगेट भी कह रहे हैं। लेकिन एनालिस्ट का ये कहना है कि इसके अंदर जो है
प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व करने की वजह से जो है इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को जो है वो बेनिफिट ना मिलने के बजाय कॉरपोरेशंस को बेनिफिट मिलेगा। इंडिया ने इसी हिसाब से जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट भी किया है 2023, जिसमें कि ज़ू, सफारी, इको टूरिज़्म फैसिलिटीज़ देने का प्रोविज़न है। जिससे क्या होगा कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं उनको जो है वो लेजर के लिए यूज़ किया जाएगा, हंटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ये इको टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडिजिनस पीपल को जो है वो एक तरह से एग्जिबिट की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे, और जो कि हार्म करेंगे उनको ऑफ कोर्स। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है इंडिया के लिए क्या मीन करेगा, अगर इसके बारे में हम देखें तो 84% ऑफ इंडिया के जो नेशनल पार्क हैं वो इंडिजिनस पीपल द्वारा जो है वो ऑक्यूपाइड है, या फिर वहाँ पर वो इनहेबिट करते हैं। लेकिन जीबीएफ के टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमारी जो इनकी इंडिजिनस पीपल की जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटन हो जाएगी। तो क्या करना क्या चाहिए? ट्राइबल्स का रोल एज गार्डियन रिकॉग्नाइज किया जाए, जैसे कि हमारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट कहता है, ठीक है। लॉज ऐसे बनाने चाहिए ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ की गार्डियंस बन जाएं। अगर टाइगर रिजर्व जहाँ पर टाइगर है भी नहीं वहाँ पर भी बनाए जा सकते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं वो नॉन ट्राइबल एरियाज़ में क्यों नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एफसीआरए। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्ट्री ने जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है कई एनजीओज़ की वो 30 जून तक एक्सटेंड कर दी है। तो एफसीआरए क्या है? 1976 में इमरजेंसी के टाइम पर जब ये सेंस किया गया कि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ जो है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में मेडल करने के लिए पैसा डाल रही हैं इंडिया में, तो उसको फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट करती है। 2020 में इस एक्ट को अमेंड करके गवर्नमेंट को और ज़्यादा कंट्रोल और स्क्रूटनी दे दी गई फॉरेन फंड्स जो एनजीओज रिसीव करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एफसीआरए जो है हर पर्सन या एनजीओ जो भी फॉरेन डोनेशंस रिसीव कर रहा है उसको कहते हैं कि वो आप अपने आप को रजिस्टर करो एक्ट के अंदर, एक बैंक अकाउंट ओपन करो एसबीआई दिल्ली में, सिर्फ उसी में फ़ंड्स आ सकते हैं आपके। हर साल आपको रिटर्न्स भी फाइल करनी है, और जो आपके एनजीओ को फ़ंड आ रहा है वो आप किसी और एनजीओ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। जिस पर्पस के लिए फ़ंड आ रहा है सिर्फ उसी पर्पस के लिए फ़ंड को आप यूज़ कर सकते हो। ये एक्ट कहता है कि फॉरेन फंड्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके कैंडिडेट्स नहीं ले सकते, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर्स, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज नहीं ले सकती, जजेस या गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं ले सकते, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर या पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके ऑफिस बेयरर्स भी नहीं ले सकते, और कोई भी पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसा बाहर से नहीं ले सकती है। अब जो रजिस्ट्रेशन होती है एफसीआरए के अंडर एनजीओज़ को करवानी होती हैं जो कि फॉरेन फंडिंग ले रही हैं, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन होती है। तो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो कोई स्पेसिफिक कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं इंडिया में, वो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होती हैं। होम मिनिस्ट्री बैकग्राउंड चेक करती है और 90 दिन के अंदर जो है वो अप्रूवल या फिर डिनायल दे देती है रजिस्ट्रेशन का। जब मिल जाती है रजिस्ट्रेशन तो वो 5 साल के लिए वैलिड होती है, ठीक है। अब कैंसलेशन कैसे होती है रजिस्ट्रेशन की? गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि अगर उनको कुछ जो है वो जो है एफसीआरए की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल की जाती है? जब जिस पर्पस के लिए वो एनजीओ बनाया गया वो पर्पस वो 2 साल तक अगर वो नहीं करता है तो ऑफ कोर्स उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में भी जो है वो सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो कैंसिल किया जा सकता है। अगर ऑडिट में कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखती हैं एनजीओज़ के फाइनेंसेस में तो भी जो है वो कैंसिल की जा सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स उनको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मिलेगी, मतलब एनजीओज़ के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी कि उनका क्या कहना है इस बारे में। अगर किसी एनजीओ की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है तो वो 3 साल तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। और मिनिस्ट्री के पास ये भी अथॉरिटी है कि एनजीओ के रजिस्ट्रेशन 180 डेज़ तक जो है वो सस्पेंड भी कर सकता है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उनके फंड्स को फ्रीज भी किया जा सकता है। जितने भी तरह के ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं इनको हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एफ ने देखा है कि कई कंट्रीज़ जो हैं अभी भी वर्चुअल एसेट्स के जो है मिसयूज़ को रोकने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं एफ द्वारा उसको फुलफ़िल नहीं कर रही हैं। इंडिया ने ऑलरेडी जो है रिस्क असेसमेंट कर ली है वर्चुअल एसेट्स से रिलेटेड, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस को अभी तक
इवैल्यूएट नहीं किया गया है FATF द्वारा। कई कंट्रीज़ ने तो प्रोहिबिट ही कर दिया डायरेक्टली वर्चुअल एसेट्स को, जैसे चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया ने, और सेशल्स और इंडोनेशिया भी यही करने वाली हैं। तो FATF का कहना है कि इंटरनेशनल या बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस होती हैं जो वर्चुअल एसेट्स द्वारा, वो किसी अगर एक जुरिस्डिक्शन में भी रह जाती है तो उसका ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होंगे। जैसे कि FATF ने कहा कि टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं फंडिंग के लिए, ठीक है। तो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? कोई भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में जो प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको हम वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेसेस जो कि ऐसा काम करते हैं ऑफ कोर्स क्लाइंट्स के बिहाफ पर, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी या फिएट करेंसीज, ठीक है, उनको हम ये VASPs कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी, सिर्फ क्रिप्टो बिजनेस ही नहीं आता, इसमें कई तरह के और भी जो है वो बिजनेसेस आते हैं वर्चुअली, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1989 में बनाई गई G7 कंट्रीज़ के इनिशिएटिव द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना ताकि सोसाइटी को हार्म ना कर सकें, ये इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है। पॉलिटिकल विल के ऊपर जो है ये काम करती है ऑफ कोर्स, बनाने पॉलिटिकल विल को मेंटेन करने के लिए काम करती है। FATF का सेक्रेटरीट जो है वो पेरिस में लोकेटेड है। जो मेंबर्स हैं FATF के वो 38 मेंबर्स हैं, ठीक है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडिया पहले इसका ऑब्जर्वर बना 2006 में, फिर 2010 में इसका फुल मेंबर बन गया। 2 तरह की लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट FATF की। ब्लैक लिस्ट में तो वो कंट्रीज़ आती हैं जो कॉपरेट ही नहीं कर रही हैं और वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ कर रही हैं। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज़ आती हैं जो सेफ़ हेवन मानी जा रही हैं टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के कंटेक्स्ट में। उनको एक वार्निंग दी जाती है ताकि अगर वो नहीं जो है वो एक्शन लेंगी तो वो ब्लैक लिस्ट कर दी जाएंगी। अगर ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, लोन्स लेने में मुश्किल होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में रिडक्शन हो जाती है उस कंट्री के, और इवन इंटरनेशनल बॉयकॉट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमृत स्कीम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 39 मोर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो अमृत स्कीम के अंदर सैंक्शन कर दिए हैं। अमृत स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2015 में निकाली थी 500 सिलेक्टेड सिटीज़ एंड टाउन्स के लिए, और इसको अमृत 2.0 में 2021 में सबस्यूम कर दिया गया। फोकस क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अमृत 2 जो है वो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई देने के लिए यूजिंग फंक्शनल टैप्स वो काम कर रहा है। अमृत 2 जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है सिटी में जो कि यूनिवर्सल कवरेज देते हैं, देंगे फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शंस देकर, वाटर सोर्स कंजर्वेशन, रिजुवेनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, वेल्स, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। इसमें कई और भी कंपोनेंट्स हैं जैसे पेयजल सर्वेक्षण, मतलब कि कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, रीयूज़ ऑफ वेस्ट वाटर किया जाए, टेक्नोलॉजी सबमिशन फॉर सब वाटर जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ कैसे लीवरेज की जाएँ वाटर के फील्ड में, फिर IEC कैंपेन मतलब अवेयरनेस कैसे जनरेट की जाए ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इको निवास संहिता। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इको निवास संहिता जो है उन्होंने रेजिडेंशियल एनवेलप ट्रांसमिटेंस वैल्यू, एक न्यू मैट्रिक इंट्रोड्यूस किया है ताकि हीट ट्रांसफ़र को मेजर किया जा सके एक बिल्डिंग में। तो रेजिडेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा बनाया गया है, और ये कोड सेट करता है कि कैस स्टैंडर्ड्स की कैसे हीट का गेन या लॉस होगा, और जो है नेचुरल वेंटिलेशन और डे लाइटिंग पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ENS 2018 जो पार्ट 1 था वो एनर्जी एफिशिएंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताता है। ENS पार्ट 2 जो कि बिल्डिंग कोड बताता है कैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये रेजिडेंशियल इन्वेलप ट्रांसमिटेंस वैल्यू बेसिकली एक मेट्रिक है कैसे कि हीट ट्रांसफ़र को मेजर करने का। जितना लोअर होगा ये उतना ही जो है कूलर इंडोर इन्वायरमेंट्स होंगे और डिक्रीज्ड एनर्जी यूसेज होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी सेकंड मीटिंग हुई है इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की, जो कि जिसमें कि इंडिया ने एक डेटाबेस लॉन्च किया है
ताकि जो यूएन पीस कीपर्स के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है। कोई भी फॉर्म ऑफ वायलेंस अगर हो रहा है यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स के अगेंस्ट, और कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो होस्ट नेशंस के लिए बढ़ाने के लिए काम करता है। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। 40 मेंबर कंट्रीज़ इसके जो हैं वो इस टाइम पर मेंबर्स हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है यूएन सेक्रेटरी जनरल द्वारा मेंबर स्टेट्स जो जिसमें कि असिस्ट करते हैं उनको ये समझने में। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, और अगर पीस कीपिंग ऑपरेशंस के साथ, पीस कीपिंग ऑपरेटर्स के साथ कुछ जो है वो ऐसी इनजस्टिस हो रहा है तो जस्टिस करने के लिए परपेट्रेटर उसको बुक करना। ठीक है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो पॉलिटिकल विल ऑफ मेंबर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि खासकर वो कंट्रीज़ जो ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करती हैं यूएन पीस कीपिंग में। इंडिया भी जो है वो लार्जेस्ट क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग में। इंडिया अभी तक लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा जो है पीस कीपर्स पिछले 7 डेकेड्स में कंट्रीब्यूट कर चुका है, जिसमें से कि लगभग 177 जो है पीस कीपर्स अपनी सेक्रीफाइस भी दे चुके हैं लाइफ का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 18 साइट्स ऐड की हैं यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में। बेसिकली एक सिंगल यूनिफाइड ज्योग्राफिकल एरियाज़ होते हैं ये ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में, जहाँ पर साइट्स और लैंडस्केप्स इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के मैनेज किए जाते हैं प्रोटेक्शन, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट के थ्रू। ये 2015 से ये डेजिग्नेशन दी जाती है उन जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस को जो कि साइंटिफिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, या फिर रेयरिटी है उनमें, या कुछ ब्यूटी है। कोई फॉर्मल लेजिस्लेटिव डेजिग्नेशन तो नहीं होती है, और कोई रिस्ट्रिक्शंस भी जो है इम्पोज नहीं की जाती हैं, और लेकिन रिकॉग्निशन जो है वो 4 साल के लिए वैलिड होती है। और अगर जो है बेसिकली क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोई भी जियोलॉजिकल वैल्यू जो इन ग्लोबल जियो पार्क्स की में से किसी भी मटेरियल फॉर्म की होती है उसको जो है वो सेलिंग या डिस्ट्रक्शन उसकी नहीं की जा सकती। ठीक है। तो ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क क्या है? बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है। 2014 में इसको फ्रेंच लेजिस्लेशन के थ्रू जो है वो बनाया गया था। ठीक है। ऑफिशियल पार्टनर है यूनेस्को की ये, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्म्ड फोर्सेस जो है वो मुंबई को फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने के लिए जो है वो प्लान कर रही हैं कंट्री का। थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का ये टॉपिक है इसलिए। तो थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसमें कि हम तीनों हमारी जो सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे, और हमारा एक थिएटर कमांड में सारे जो है असेट्स इन तीनों सर्विसेज के इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। एक हर जो कमांड है वो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन की होगी, और इसमें रिसोर्सेज जो हैं तीनों सर्विसेज के उस एरिया के ऑपरेशनल रोल्स के लिए कंबाइन किए जाएंगे। जैसे तिब्बत जो है चाइना का, वहाँ पर चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है वो ऑपरेट करता है, जिसमें उनकी तीनों सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पर कोऑर्डिनेट करती है, इंटीग्रेट करती हैं, कंबाइन करती हैं अपने रिसोर्सेज को। तो अगर हम इंडिया में देखें तो कारगिल रिव्यू कमेटी हो, चाहे नरेश चंद्र कमेटी हो, चाहे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हो, शिकतकर कमेटी हो, उन सब ने जो है वो कहा कि थिएटराइजेशन करना ज़रूरी है। और इंडिया के पास अभी 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही ट्राई सर्विस कमांड्स हैं। एक तो अंडमान और निकोबार कमांड, और एक स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल करती है। ठीक है। तो रिसेंटली हमने क्या स्टेप्स लिए? पहला तो हमने नेशनल डिफेंस कमेटी बनाई, जो कि प्रपोजल है ऑफ कोर्स थिएटर कमांडर्स का, कि एक नेशनल डिफेंस कमेटी बनाई जाए जो कि डिफेंस मिनिस्टर हेड करें। और अभी हमने रिसेंटली एक एक्ट पास किया, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट, जिसमें कि जो कमांडर इन चीफ या फिर ऑफिसर इन कमांड हैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके पास डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाएगी उन पर्सोनल के ऊपर जो कि किसी भी सर्विस के हों लेकिन वो उनके अंडर सर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रपोज्ड कॉमन डिफेंस स्टेशन से फ़ायदा क्या है?
तो ऑफ कोर्स हर तरह के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की फैसिलिटीज़ जैसे कि लॉजिस्टिक्स या मेंटेनेंस एक लीडरशिप के अंडर आ जाएगी, क्योंकि मुंबई में नेवी जो है सबसे ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो लार्जेस्ट प्रेजेंस है, तो ऑफ कोर्स उनके पास जो है कमांड आ जाएगी। तो सारी लॉजिस्टिक सर्विसेज या वर्क्स जो इंडिविजुअल सर्विसेज की है वो इंटीग्रेट हो जाएगी। इसके बाद मुंबई के बाद कहा जा रहा है कि सुलूर और गुवाहाटी को जो है वो सेकेंड और थर्ड कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जाएगा। तो सुलूर जो है कोयम्बटूर के पास, वहाँ पर जो है इंडियन एयरफोर्स के पास जो है कमांड आएगी, और गुवाहाटी में जो है इंडियन आर्मी के पास कमांड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाईकॉम सत्याग्रह। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली 100 ईयर्स ऑफ वाईकॉम सत्याग्रह को जो है वो ऑब्जर्व किया है। तो ये फर्स्ट एंटी कास्ट मूवमेंट थी वाईकॉम सत्याग्रह, राइट्स ऑफ ओप्रेस्ड क्लासेस, ताकि वो टेम्पल एंट्री कर सके, खासकर श्री महादेव टेम्पल ऑफ वाईकॉम में, कोट्याम डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट उसकी वजह से चलाई गई। बेसिकली जो टेम्पल एंट्री की मूवमेंट है, सबसे पहली बार टी के माधवन जी ने 1917 में उठाई अपने पेपर देश भिमानी के एक एडिटोरियल में। फिर उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो है मीटिंग हुई जब 1923 में काकीनाडा में, तो के माधवन ने सरदार पानिकर और के पी मेनन के साथ जो है वो एक पटिशन किया त्रावणकोर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पटिशन में कहा गया कि टेम्पल एंट्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के किसी भी कास्ट, क्रीड या कम्युनिटी के हों। ठीक है, मूवमेंट को 1924 में चलाया गया। मूवमेंट जो है वो महादेव टेम्पल में जो है कोट्याम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के आसपास वहाँ पर खासकर चलाई गई। अब ये क्यों चलाई गई मूवमेंट? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो लोअर कास्ट को टारगेट करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है महाराजा थिरुनाल जो है वो ला चुके थे, और उस जिससे कि जो है लोअर कास्ट के लिए भी एजुकेशन ओपन कर दी गई थी। प्रोमिनेंट लोग जो है वो इस सत्याग्रह को भी सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे, जैसे श्री नारायण गुरु जी और पेरियार जी। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is GEM portal. This topic is important for your governance section and also your economy section. So the procurement of goods and services through the government of India's government e-marketplace portal has crossed 4 trillion rupees so far this fiscal year. So this has testified to the portal's unique digital capabilities and functionalities, which have facilitated greater efficiency, transparency, and seamlessness in public procurement. So what is this government e-marketplace portal? Basically, it's a digital platform which enables buying and selling of goods and services by the seller to the government departments, be it the central government, state government, or local governments. So it is the public procurement portal for procurement of goods and services for all central government and state government ministries, departments, PSUs, and other affiliated organizations. So this portal was launched in 2016 and it was made mandatory from 2017. Okay, the sole purpose, of course, is to enhance efficiency, transparency, and speed in public procurement. So what are the objectives of this portal? Of course, to increase the efficiency, transparency, and speed, and to provide multiple modes of procurement like direct purchase, bidding, e-bidding, direct reverse auction, and to make ministries or government departments to mandatorily procure goods and services from this portal, and to enable them, of course, to have efficient price discovery. Okay, so what are the advantages for this portal for buyers? So in this case, the government departments or PSUs are the buyers. So they will have they will have access to higher range of product varieties. They will be able to discover the price in a transparent manner of products. Price comparison features are also there. User friendly dashboard is also there for buying and monitoring supplies as well as payment. For sellers, of course, they will get easy access to national public procurement market. They get direct access to various government departments and government organizations, easy access to participate in bids or reverse auctions. But there are certain challenges also. For example, in case the seller is the informal sector women worker, then of course they will have trouble in onboarding process, because these workers rarely have requisite documentation and the current registration process is very lengthy. So that's why there is a need to reduce the documentation burden and streamline and rationalize the registration process. Government pricing mandate also says that there should be compulsory minimum discount of 10% on certain quantities or even for small order, and this discourages many of the sellers because it makes the cost
to supply is prohibitive. Most enterprises struggle to cover their overheads, let alone making a profit out of it. So procurement should be made more dynamically priced, and this restriction of compulsory discounts must be given away. Okay. Then there is also location matching problem. Available bids are often for distant locations, which not only eliminates the limited profit margin but also starts cutting into the cost of production. So that's why matching government orders to local vendors is a very important step to rectify this issue. Okay. So the next topic is Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. This topic is important for your environment section. So recently, a symposium on the rights of indigenous people was organized by University of Arizona, and it has focused on how the Global Biodiversity Framework and India's Forest Conservation Amendment Act of 2023 will impact tribes. So, what is this Global Biodiversity Framework? Of course, it was adopted during the 15th meeting of the UN Convention on Biological Diversity, Conference of Parties, in December 2022, and it aims to support the achievement of the Sustainable Development Goals and build on previous strategic plans. So, it has set a bold path towards global harmony with nature by 2050. So GBF consists of 23 targets for 2030 and 4 global targets for 2050. So as to preserve biodiversity. Okay, so the targets are aimed to address the reducing threats or the targets are aimed to reduce threats to biodiversity. Of course, GBF is not an international treaty, that's why it is not legally binding, and it does not even require a mandatory system. Okay, but the target 3 of Kunming Montreal GBF is very controversial. The target 3 says that at least 30% of the world's land, waters, and seas are conserved by 2030. We have to ensure that at present, protected areas cover about 16%. This target is also known as 30 by 30 target. But where's the controversy? As per the analyst, this target seems harmless, but it often benefits corporation over indigenous communities. Involving the private sector in forest conservation is a bad idea because protected areas are being for made to use for zoos, safari, ecotourism facilities, and ecotourism projects will, because of course in many of our uh, indigenous tribes, they are living near the protected areas. So these ecotourism projects will treat these indigenous people like exhibits. So, about 84% of India's national parks are established in areas inhabited by the indigenous people, and meeting the GBF targets will threaten their existence. So, what can be done? Of course, we have to acknowledge the right to free, prior, and informed consent as per the Panchayat's extension to Scheduled Areas Act, that is the PESA Act of 1996. So, the laws should be amended to make tribal communities guardians of protected areas. If we can have tiger reserves in those areas where there are no tigers, then why can't we have protected areas where where there are no not in basically non-tribal areas? Okay. So the next topic is FCRA. This topic is important for your governance section. Home Ministry has recently extended the validity of FCRA registration of NGOs and associations till 30th June, and Ministry has extended the validity of at least these NGOs at least 9 times since 2020. So what is FCRA? It was brought during the emergency era in 1976 when there were apprehensions regarding foreign powers interfering in Indian affairs by pumping money into the country through independent organizations. So, this law was framed to regulate foreign donations to individuals and organizations so as to enable them to function in accordance with the values of a sovereign democratic republic. So, this act, the provisions of this act are implemented by Home Ministry, and this law was amended in 2020 so as to give tighter control and scrutiny over the receipt and use of foreign funds by NGOs to the government. So, what are the salient features of this act? So, any person or NGO which seeks to receive foreign donations should have been registered under this act. They have to open a bank account
to receive the foreign funds in State Bank of India, Delhi. They have to utilize those funds only for the purpose for which they have been received, and as stipulated in the act, they have to file annual returns also and must not transfer the funds to another NGO. This act prohibits the receipt of foreign funds by candidates for elections, journalists or newspaper and media broadcast companies, judges and government servants, members of legislature and political parties or their office bearers, and any organization of a political nature. NGOs seeking foreign funding must submit an online application, and individuals or organizations which are specifically working in cultural, economic, educational, religious, or social programs are eligible for FCRA registration. Then, after this application, MHA will conduct the background check and they will either approve or deny the application within 90 days. FCRA registration, once given, is valid for 5 years, and of course, it has to be renewed. Then, how it can be cancelled? Government reserves the right to revoke the FCRA registration of any NGO if it discovers the violation of the act. NGO registration can be revoked if the NGO has not engaged in any reasonable activity in its chosen field for the benefit of society for 2 consecutive years, or if it has become defunct. If it is necessary, in the opinion of central government, to revoke the certificate, then also registration can be cancelled. If an audit uncovers irregularities in an NGO's finances, then also registration can be cancelled. But of course, that NGO has to be given the reasonable opportunity to be heard. And if registration is cancelled once, then it is that particular NGO is ineligible for re-registration for 3 years. And while the investigation is being conducted, authorities have the power to suspend the NGO's registration for 180 days and also freeze its funds. And all government orders can be challenged in the High Court. Okay. So the next topic is virtual asset service providers. This topic is important for your economy and your international relations topic. So FATF has found that many countries are yet to fully implement its requirements aimed at preventing misuse of virtual assets and virtual asset service providers. So India has already conducted a risk assessment covering virtual assets and VASPs. So FATF is yet, of course, yet to evaluate and rate India's performance, but certain countries like China, Egypt, Saudi Arabia, they have already prohibited the use of virtual assets and VASPs, while the countries like Seychelles and Indonesia are in progress to do the same. Any failure to regulate VASPs in one jurisdiction could have serious global implications. FATF has said the same. And FATF has added that terrorist groups are also using these entities to move funds globally. So, what are these virtual asset service providers? Basically, these are virtual assets or crypto assets companies which provide the functions of transferring these assets globally, okay, on behalf of their clients. So a particular definition by FATF has been given for these VASPs mentioned here. So this definition encompasses a range of crypto businesses, of course, including exchanges, ATM operators, wallet custodians, and hedge funds. So what is FATF? It is an intergovernmental organization which was founded in 1989 at the initiative of G7 countries to prevent illegal activities like money laundering, which harms the society. FATF secretariat is located in Paris, and FATF currently has 38 member jurisdictions, 2 regional organizations, and India became an observer of FATF in 2006, and in 2010 India was taken in as the 34th member country of FATF. So there are 2 lists that are operated by FATF. First is the blacklist, which is meant for non-cooperative countries or territories, and these countries basically support terror funding and money laundering activities. Grey list is meant for those countries who are considered safe haven for supporting terror funding and money laundering, and this list basically serves as a warning to them that they may enter blacklist. So economic sanctions, problems in getting loans, reduction in international trade, international boycott are some of the consequences of getting into FATF grey list. So the next topic is Amrit scheme. This topic is important for our governance section. So Housing and Urban Affairs Ministry has sanctioned 39 more sewage treatment plants under the Amrit scheme. So Amrit scheme was launched by
Housing and Urban Affairs Ministry in 2015 for selected 500 selected cities and towns across the country. It has been subsumed under the Amrit 2 scheme of 2021. The focus of the scheme is development of basic infrastructure in selected cities and towns in sectors of water supply, sewerage and septage management, stormwater drainage, green space and parks, urban non-motorized transport. Amrit 2 is designed to provide universal coverage of water supply through functional taps. Amrit 2 will promote a circular economy of water. It will help cities to identify those projects which will focus on universal coverage of functional water tap connections, water source conservation, rejuvenation of water bodies and wells, recycling of used water, and rainwater harvesting. So there are other components as well, such as Payjal Sarvekshan, which is meant to ascertain the equitable distribution of water, reuse of wastewater, mapping of water bodies, and promoting healthy competition among the cities and towns. Then there is Technology Submission for Water, which will leverage latest global technologies in the field of water. Then there is ICE EC campaign, which will spread awareness among the masses about conservation of water. So the next topic is Eco Nivas Samhita. This topic is important for your environment section. So Eco Nivas Samhita has introduced residential envelope transmittance value, which is basically a metric measuring heat transfer through a building's envelope. What is Eco Nivas Samhita? It is a residential energy conservation building code which has been developed by Bureau of Energy Efficiency. This code will set standards to limit heat gain and loss so as to ensure adequate natural ventilation and daylighting potential. So there are two parts to it. ENS 2018 Part 1, which has set minimum standards for building envelope designs for energy efficient residential buildings. Then the Part 2, which was launched in 2021, is focusing on buildings code for compliance and electromechanical systems. So what is this residential envelope transmittance value? It is basically a metric which measures heat transfer through a building's envelope, and lower the RETV value, the cooler indoor environment and decreased energy usage will be there. Okay. So the next topic is India-led group of friends. This topic is important for your international relations. So at the second meeting of India-led group of friends, Government of India has launched this new database designed to record crimes against UN peacekeepers. So this group of friends aims to facilitate the promotion of accountability for all acts of violence against UN peacekeepers and seek facilitation of capacity building and technical assistance to host state authorities. So this was launched in 2022. It has 40 member states as of now, and it will actively engage and share information with UN as Secretary General and assist the member states hosting or those who have hosted peacekeeping operations so as to bring to justice the perpetrators of those acts and share best practices and mobilize resources for crimes committed against peacekeepers. So group of friends represent the political will of those member states who have been contributing to the UN peacekeeping forces. So India is the largest cumulative contributor to peace, as of peacekeepers to the UN, and India has already lost 177 of its peacekeepers in the line of duty until now. Okay. So the next topic is UNESCO Global Geoparks Network. This topic is important for your environment section. Recently, UNESCO's executive board has endorsed the addition of 18 sites to UNESCO Global Geoparks Network. So these are single unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance are managed with the holistic concept of protection, education, and sustainable development. So, this UNESCO Global Geopark designation was created in 2015 to recognize geological heritage of international significance. So, these comprises of a number of geological heritage sites of specific scientific importance, rarity, or beauty. So, this is not any formal legislative designation. It does not even imply some restrictions. But of course, there are certain restrictions like the selling or destruction of the geological value of these sites in any form, or even the material derived from it is not permitted anywhere in the world. Okay. So what is Global Geoparks Network? It's a not-for-profit international association which was established in 2014 by a French legislation. It is the official partner of UNESCO for the operation of UNESCO Global Geoparks.
So the next topic is theaterization of armed forces. This topic is important for your security section. So armed forces are planning to turn Mumbai into the first tri-service common defense station in the country for Army, Navy, and Air Force. So theaterization basically means the integrating the capabilities of three services so as to optimally utilize their resources for wars and operations. So a theater command or unit will be created by integrating elements or assets from all the three services, and each command will be assigned a specific geographical region, combining resources of the three services for operational roles. For example, in Tibet, China's Western Theater Command looks after the entire borders with India. So in India, Kargil Review Committee, Naresh Chandra Committee, Group of Ministers, Sheikh Atkar Committee, all have recommended the theaterization of armed forces. Currently, we have 17 single service commands and only two tri-service commands. The two commands are Andaman and Nicobar Command and Strategic Force Command. So India has also taken certain steps recently towards theaterization. So there is a proposal for theater commanders. Under a National Defense Committee, likely to be headed by Defense Minister. And recently, we have passed an act also to empower the Commander in Chief and Officer in Command of Inter Services Organizations with disciplinary and administrative powers over personnel from other services serving under them. Okay, so if we have this common defense station under in Mumbai, it would merge all Army, Navy, and Air Force facilities like logistics, maintenance under one leadership. Because in Mumbai, Navy has the largest presence. Of course, it will lead, and it would mean that logistics services and works of individual services will be integrated. And after Mumbai, there is a plan that the second and third stations will be Sulur and Guwahati. Sulur is near is near Coimbatore, and it is likely to be led by Air Force, and Guwahati station will be led by Indian Army. Okay. So the next topic is Vycom Satyagrah. This topic is important for your art and culture section. So India is one of the most supported and widely accepted protests. Vycom Satyagraha has celebrated its 100 years recently. So Vycom Satyagraha is the first anti-caste movement, and it was aimed to establish the rights of the oppressed classes to walk on the roads to Sri Mahadev temple in Vycom in Kottayam district. So the issue of temple entry was first raised by Ezaba leader T.K. Madhavan in 1917 editorial in his newspaper Deshabhimani at the All India Congress Committee meeting in 1993 Kakinada. Uh, T.K. Madhavan, along with Sardar Panikar and K.P. Kesav Menon, submitted a petition to the Travancore Legislative Council, and they sought to grant the right to temple entry and worship of gods for all sections of society, irrespective of caste, creed, and community. This movement in the vicinity of Mahadev Temple in Kottayam district of Kerala took place in between 1924 and 25. Okay, why this movement started? Because the Christian missionaries were expanding their reach, and they were targeting lower castes, and they converted them to Christianity. So there was also introduction of a modern education system by Maharaja Thirunal, with free primary education for all, even for lower castes. So of course it awakened the conscience of the people, and prominent people also supported this satyagrah like Sri Narayan Guru and Periyar. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.